गुड मॉर्निंग स्ट्रेस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई की, और हमने बताया आपको कि अगर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बेस्ड है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे कंपल्सरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की, और इसके साथ फिर हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे अब कंपल्सरी इंक्लूजन की। आपने फर्स्ट पार्ट में ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है। अभी क्या क्या ऐड करते हैं वो देख लो। ये हेडिंग देख सकते हो, कंपल्सरी इंक्लूजन। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, चार्ज अगर उस चीज़ पे लग रहा है वो ऐड करना है। जीएसटी के अलावा की बात कर रही हूँ। जीएसटी तो चार्ज अभी करना है, जब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू सेट होगी तभी तो जीएसटी लगेगा ना। अभी तो वैल्यू ही नहीं सेट हुई है तो जीएसटी कहाँ से लगेगा। ये तो दूसरे टैक्सेस हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा खर्च जो रिसिपिएंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या है इसका सीन। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ होने इंसिडेंटल हैं, मतलब हो जाते हैं, उनका होना ज़रूरी है एक तरह से। फिर है इंटरेस्ट और लेट फ़ी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अगर हमारा रिसिपिएंट गुड्स या सर्विसेज लेने के बाद हमें जो पैसा उसको देना है वो जो पैसा हमें देने वाला है वो देने में लेट कर देता है, हमारी पेमेंट लेट आती है और हम उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाते हैं, कोई इंटरेस्ट लगाते हैं, वो भी हमें इसको इंक्लूड करना है। एंड द लास्ट वन इज़ सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ का मतलब कोई भी हेल्प आपको मिल जाती है, कोई इस तरीके से, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें कभी सरकार से कोई सहायता मिल जाती है या किसी और पर्सन से मिल जाती है, तो सब्सिडीज़ का भी हम देखेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस और चार्ज की। अब छोटे छोटे हम एक डायग्राम देखेंगे। पहले तो हम इसके बारे में डिटेल लिखने वाले हैं। अगर तो पहले इधर आ रही हूँ मैं। अगर तो सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉम्पोजिशन टू टैक्स, ये जीएसटी के सारे पार्ट्स हैं। जीएसटी के अंतर्गत का टैक्स लगना है तो वो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में कैसे ऐड करोगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले निकालोगे तभी तो ऐड करोगे, तो अभी तो निकली नहीं है। इसलिए अगर इस तरीके के कोई टैक्स दे रखे हैं, इनको कोशिश भी नहीं करना वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने की। तो बात ख़त्म हो गई। अब किसकी कोशिश करनी है, किसको इंक्लूड करना है। वो टैक्सेस, ड्यूटीज़, सेस, फ़ी, चार्ज जो किसी और लॉ, जो जीएसटी के आने से पहले कोई कानून बनाया गया था, कोई लॉ काम कर रहा था और उसमें कोई चार्ज किया जाता था, वो कर सकते हो आप। या ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी में मर्ज हो गए, उनके हिसाब से भी अगर कोई टैक्स आज भी लग रहा है तो आप उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दोगे। समझ में आया है इस डायग्राम से। अगर तो जीएसटी के अकॉर्डिंगली है तो ऐड नहीं करोगे, अगर जीएसटी के अलावा है तो ऐड करोगे। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, जैसे इसने बताया है आईटीसी, ये जो छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो। आईटीसी सेल करता है सिगरेट, टोबैको समेत, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। आज भी टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के अलावा लगती है, याद रखना। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी मर्ज हो गई है जीएसटी में, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब जैसे कस्टम ड्यूटी है, वो आज भी प्रोडक्ट्स पे लगती है। जीएसटी तो चार्ज होगा ही है, तो कस्टम ड्यूटी भी चार्ज होती है। तो कस्टम ड्यूटी अगर लगती है तो जीएसटी कस्टम ड्यूटी लगने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। चलिए जी, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे पोर्शन में आ गए ऐसे एक्सपेंसेस जो रिसिपिएंट ने किए जबकि सप्लायर को करने चाहिए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ। अभी टैक्सी का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। ऑडिट फर्म ने एक क्लाइंट से असाइनमेंट लिया कि हम आपके यहाँ पर आकर आपके अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि आप हमारे ऑडिटर का टैक्सी का बिल भी चुकाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ रिसिपिएंट कौन है,
जो क्लाइंट है हमारा, जो कस्टमर है, वो 2 लाख रुपए मान लीजिए फ़ीस के देता है और 10,000 टैक्सी के देता है, तो 2 लाख में 10,000 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो ये वही बात कर रहा है। ऐसे एक्सपेंसेस जो रिसिपिएंट, जो सर्विसेज या गुड्स ले रहा है और खर्च वो कर रहा है जो सप्लायर को करना चाहिए। अब देखो, देखा जाए तो जो ऑडिट करने आएगा 10,000 का टैक्सी का बिल है, वो तो उसको ही पे करना चाहिए ना, अभी वही आ रहा है। लेकिन उसने ये बोल रखा है कि भैया मैं बिना टैक्सी के तो आऊँगा नहीं, और अगर मैं आऊँगा तो टैक्सी का भाड़ा भी आपको ही देना है। 2 लाख रुपए मेरे ऑडिट के हैं, 10,000 रुपये टैक्सी के दे रहे हो तो मैं आऊँ, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूँ। तो आपको क्या करना, आपकी मजबूरी है, आपको देने पड़े, राइट। तो नाउ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ 2,10,000, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कोई कमीशन है, कोई पैकिंग है। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, अब आपको वो प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट करना है। आपने उसको बोला, शॉपकीपर को, भाई मुझे इसकी स्पेशल पैकिंग चाहिए। उसने कहा जी स्पेशल पैकिंग कराओगे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको 200 रुपये ऐड करने पड़ेंगे उसमें। आप मान लीजिए वो आइटम 4,000 रुपये की है, नाउ आपने स्पेशल पैकिंग कराई, बड़े अच्छे से, बड़े स्पेशल तरीके से कराई, तो 200 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगे, तो 4,200 रुपये का आपका वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए इसको हमने उसमें इंक्लूड कर दिया 4,000 में। ये एग्जांपल दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंटरेस्ट और लेट फ़ी और पेनल्टी फॉर डिलेड। अब मान लीजिए 4,000 रुपये का प्रोडक्ट आपने ख़रीदा, बट आपने उधार ख़रीदा। आपने बोला कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे दे दूँगा। उसने कहा ठीक है दे दीजिएगा, अदरवाइज़ 30 दिन ख़त्म होते ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा और 200 रुपये पेनल्टी और लगेगी। तो आपने क्या किया, आपने उस बात को अनदेखा कर दिया और आप कैजुअल ले गए और आपने 1 महीना लेट कर दिया। तो अब आपके ऊपर वो इंटरेस्ट भी लगाएगा, प्लस में 200 रुपये पेनल्टी भी लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। यानी कि 4,000 वाली आइटम अब आपको मिलाकर खर्चा, मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर 5,000 रुपये पड़ गई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,000 होगी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ सब्सिडीज़। अभी सब्सिडीज़ की बात करते हैं। सब्सिडी हमारे को 2 लोगों से मिल सकती है। पहले बताते हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, दूसरा अदर से, यानी कि और लोग जो भी हैं। अगर तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, तो आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको ऐड नहीं करना है। मान लीजिए मैं एक आइटम 10,000 की बेच रही हूँ, राइट, और गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम आपको 2,000 की सब्सिडी देंगे, आप इसको 10 कीमत बेचो, आप हमसे 2,000 की सब्सिडी ले लो। तो अब मुझे वो आइटम 8,000 में बेचनी पड़ेगी, 10 में नहीं बेच सकती मैं, क्योंकि मुझे सरकार से सहायता मिल रही है। इट मीन्स कि वो 2,000 इंक्लूड नहीं कर सकती। जो सब्सिडी के हैं वो 8,000 में ही मैं बेचूंगी, 8,000 प्लस 2,000 करके मैं नहीं बेच सकती। वो सब्सिडी, वो 2,000 रुपये तो सीधा सरकार ने मुझे दे दिए ना, ठीक है। लेकिन अगर यही सहायता मुझे किसी ऐसे पर्सन से मिलती जो सरकार नहीं है या सरकारी अधिकारी नहीं है, तो मुझे क्या करना था। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स। एक, अगर वो जो हेल्प है, सब्सिडी है, वो प्राइस से रिलेटेड है या वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है। अगर तो प्राइस से रिलेटेड नहीं है तो फिर इंक्लूड करने का मतलब ही नहीं होता है। लेकिन अगर प्राइस से लिंक्ड है तो आप उसको लेकर चलेंगे। मतलब अगर ये 2,000 वाली हेल्प आपको किसी मैन्युफैक्चरर से मिल रही होती, आपका मैन्युफैक्चरर आपको 2,000 रुपये की सब्सिडी देता है, वो आपके लिए देता है, कस्टमर के लिए नहीं देता। सरकार तो आपको कस्टमर के लिए दे रही है ना। अब आप देखो, जैसे गैस वगैरह, हमारे घर में जो LPG गैस है उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है, पुअर और जो भी ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, राइट। तो सिलेंडर पे जो सब्सिडी आ रही है, तो जो हमारे को सिलेंडर आता है वो सब्सिडी माइनस करने के बाद आता है ना। लेकिन अगर यही सब्सिडी सरकार की तरफ से ना होकर हमारे ही मैन्युफैक्चरर से आती, तो हम उसका बेनिफिट अपने कस्टमर को थोड़ी ना देंगे, वो तो हम रखेंगे। इसीलिए हम उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में रखेंगे। मतलब हम 8 वाली चीज़ 10 में ही देंगे आपको। वो 2,000 रुपये जो सब्सिडी मिल रही है वो मैन्युफैक्चरर से मिल रही है, वो सरकार से नहीं मिल रही है,
राइट। क्लियर हो गई ये बात हमारी सब्सिडी की कि अगर तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो आप उसको हटा दीजिए, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना, हटाने का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना। और अगर आपको सब्सिडी किसी और पर्सन से मिल रही है और वो अगर प्राइस से लिंक है तो आप उसको उस प्राइस के अंदर ही रखें, हटाएं ना। और अगर आपके प्राइस से रिलेटेड नहीं है तब आप उसको हटा सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, ये सब्सिडीज़ वाला क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाता है हमारा तीसरा पोर्शन, एक्सक्लूज़न वाला। मैं वापस आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला हमारा पॉइंट लास्ट वीडियो में क्लियर हो गया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इस वीडियो में हमने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया, क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आई हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें लेस करनी है। चलिए, हाँ जी, क्या क्या चीज़ें लेस करनी है। नॉर्मली हम क्या चीज़ें लेस करते हैं? अगर 8,000 वाली चीज़ आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रही है तो 800 रुपये लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, बस वही चीज़ें हैं। तो क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं? एक्सक्लूजन्स ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ सब्सिडी। अब ये डिस्काउंट की बात करते हैं। एक डिस्काउंट होता है जो सप्लाई के समय या सप्लाई से पहले दिया जाता है, एक होता है जो सप्लाई के बाद दिया जाता है। दो बातें हो गई, या तो सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय या फिर सप्लाई के बाद। अभी इधर देख लो, अगर तो सप्लाई से पहले यानी एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपको ये चीज़ 10% डिस्काउंट पे मिलने वाली है, तो इसका मतलब होता है कि 8,000 वाली चीज़ 10% लेस किया, 800 रुपये लेस किया, 7,200 में आएगी। सो डिस्काउंट को मैंने क्लियर कर लिया ना, तो हमारे इनवॉइस में डिस्काउंट बाकायदा मेंशन होगा और हम 8,000 वाली चीज़ को 8,000 में नहीं 7,200 में दिखाएंगे, यानी कि इंक्लूड नहीं करेंगे। वो 800 हमने माइनस कर दिए। अब दूसरे में आ जाओ। अगर डिस्काउंट हमारा सप्लाई के बाद मिला है तो यहाँ भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका रीज़न है, अगर तो एग्रीमेंट अगर हमारा पहले से है ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में पहले से है, लेकिन डिस्काउंट आपको मिला सप्लाई के बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो ट्रीटमेंट होगा बिल्कुल कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और अगर मान लीजिए, फिर से बता रही हूँ, ये आपको एग्जांपल से उल्टा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, पर चेक कर लेते हैं। पहला जो मैंने पॉइंट बताया ये वाला डिस्काउंट्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और एग्जांपल क्या है? मिस्टर एक्स ने सप्लाई किया है प्रोडक्ट किसको? मिस्टर वाई को, एट ए प्राइस ऑफ 10,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10% बीइंग द ईयर एंड सेल जैसे क्लियरिंग सेल होती है ना, उसमें दिया। हेयर द ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या मानी जाएगी? 10,000 पर 10% दे दिया, 1,000 दे दिया तो 9,000 ना, ट्रांजेक्शन वैल्यू 9,000 मानी जाएगी। आफ्टर डिस्काउंट विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये हमारे एग्रीमेंट का पार्ट था। ठीक हो गया। चलिए, अभी दूसरे पॉइंट पे आ रही हूँ मैं। डिस्काउंट आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के बाद अगर दिया है, इसमें एग्जांपल ये देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। ये ध्यान में रखना, अगर एग्रीमेंट हो चुका है पहले, सप्लाई से पहले, राइट, सप्लाई से पहले एग्रीमेंट हो चुका है तो भी आप वही सेम ट्रीटमेंट करोगे। 10,000 वाली चीज़ 9,000 में दिया तो ट्रांजेक्शन वैल्यू हमारी 9,000 ही मानी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर वाई ने परचेज़ किया, अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। मिस्टर वाई ने परचेज़ किया है एक वॉशिंग मशीन मिस्टर एक्स से 15,000 रुपये में। ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पे। कब? 1 सितंबर को। अक्टूबर 1 में मिस्टर एक्स ने प्रोवाइड किया डिस्काउंट ₹2,000। ध्यान देना, परचेज़ किया है 1 सितंबर को, आपको डिस्काउंट मिला है कब मिला है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, एंड मिस्टर वाई ने पेमेंट कर दिया 13,000। ठीक है, यानी 2,000 रुपये डिस्काउंट किया और मिस्टर वाई ने उसको 13,000 रुपये पेमेंट कर दी। सितंबर 1 पर उधार दिया, अक्टूबर में उसने उसको डिस्काउंट दिया कि ये लो डिस्काउंट लो, और उसने उसको 13,000 रुपये पकड़ा दिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इफ़ द डिस्काउंट विच प्रोवाइडेड इज़ नॉट नॉन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मान लीजिए पहले कोई मेंशन नहीं था कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 15,000 ही माना जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई से पहले हमें पहले से पता था कि हम जब भी पेमेंट करेंगे हमें 2,000 रुपये डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, तब हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू 13,000 होगा।
फिर से बता रही हूँ, इस 2000 का मेंशन अगर सप्लायर ने पहले ही कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, हम 15 में से 2 दे के मतलब 2 माइनस करके 13,000 ही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर पहले से कुछ भी मेंशन नहीं था, उसने सप्लाई कर दिया, बाद में उसने 2,000 रुपये आपसे कम लिए, यानी कि 13,000 रुपये लिए, नाउ द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज़ 15,000 नॉट 13,000। क्लियर हो गई ये बात? तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हमने देखा क्या क्या एक्सक्लूड करना है। हमने देखा डिस्काउंट अगर हमें पहले से पता है तो वही सेम ट्रीटमेंट, और डिस्काउंट हमें पहले से डिस्काउंट मिला बाद में है लेकिन पता हमें पहले से है, तो आपको तब भी वही सेम ट्रीटमेंट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और आगे के ऑप्शन पे जाएंगे, जिसमें जीएसटी के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू हम नहीं निश्चित कर पाते उस केस में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।